बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10th क्लास। आज हम नेक्स्ट जो स्टेप्स हैं हमारे बायोलॉजिकल मेथड के वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला हमारे पास है डिडक्शन। डिडक्शन को उर्दू में बोलते हैं पेशीन गोई, यानी वक्त से पहले किसी चीज़ का तयन कर देना, कोई चीज़ बता देना, वो हमारे पास आता है डिडक्शन। तो हाइपोथेसिस हमने देखा था कि इट इज़ अ लॉजिकल जो हाइपोथेसिस हमने देखा था कि टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ कॉल्ड एज हाइपोथेसिस, यानी कि ऑब्जर्वेशन की जो तहकीक तलब वजाहत होती है उसको हाइपोथेसिस कहा था। अब मफरूज़े से यानी वक्त से पहले आपने कोई नतीजा अखज़ कर लिया है, कोई रिज़ल्ट निकाल लिया है, कोई अपने पास से पेशीन गोई कर दी है, उस चीज़ को आप नाम देते हैं डिडक्शन का। यानी लॉजिकल कंक्लूजन ऑफ हाइपोथेसिस इज़ कॉल्ड एज डिडक्शन। हाइपोथेसिस से मंतकी नतीजा जो निकाला है आपने उसको आप नाम देते हैं डिडक्शन का। और इसमें एक लॉजिक इस्तेमाल होती है, एक मंतक इस्तेमाल होती है इफ़ और देन की, यानी अगर ऐसा है तब या तो ऐसा होगा, यानी अगर और तब की एक मंतक इस्तेमाल होती है। MCQs भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिए, इसको आप समझ जाएंगे। इफ़ बर्ड्स हैव विंग्स, अगर परिंदों के पर होते हैं, एंड स्पैरो इज़ अ बर्ड, और स्पैरो एक परिंदा है, देन स्पैरो आल्सो हैज़ विंग्स, तो स्पैरो के भी पर होने चाहिए। यानी इफ़ और देन में इस्तेमाल किया ना कि अगर परिंदों के पर हैं और चिड़िया भी एक परिंदा है, देन स्पैरो हैज़ विंग, यानी कि चिड़िया के भी पर होने चाहिए। सिंपल से अल्फाज में इसमें ना दो मेथड्स होते हैं, एक होती है डिडक्टिव रीजनिंग, एक होती है इंडक्टिव रीजनिंग। एक स्पेसिफिक से जनरल की तरफ होती है, एक जनरल से स्पेसिफिक की तरफ होती है। तो ये हम जनरल से स्पेसिफिक आए हैं कि ओवरऑल बर्ड्स की बात की कि सारे बर्ड्स के पर होते हैं, विंग्स होते हैं। तो ये स्पेसिफिक जो यानी कि जानवर हैं, ये भी परिंदे हैं, तो इट मीन्स कि इनके भी पर होंगे। तो ये अल्फाज जो हैं अच्छी तरह से अपनी जहन नशीन कर लेने। इसके अलावा डिडक्शन की और भी एग्जांपल आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट हमने वैसे पढ़ना भी है, यानी जो मलेरिया वाली बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो हमने डिस्कस करनी है। मसलन प्लाज्मोडियम, इफ़ प्लाज्मोडियम, इफ़ की मंतक, इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, देन प्लाज्मोडियम शुड प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ ऑल पेशेंट्स, यानी जितने भी मलेरिया के पेशेंट्स हैं उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए अगर ये मलेरिया की वजह है। बेसिक यानी कि ये मुख्तलिफ एग्जांपल्स आपने याद रखनी है। पांचवा स्टेप हमारे पास है एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये MCQs है जी, मोस्ट बेसिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप बायोलॉजिकल मेथड का एक्सपेरिमेंटेशन है। एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो आप जितने मर्जी मफरूज़े देते रहें, आप जितने मर्जी कंक्लूजन बनाते रहें, डिडक्शन देते रहें, ऑब्जर्वेशंस करते रहें, आप बिल्कुल भी सबूत के बगैर, एक्सपेरिमेंटेशन के बगैर वो बायोलॉजिकल मेथड जो है, वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते। आपका बायोलॉजिकल मेथड जो है एक्सपेरिमेंटेशन के बगैर अधूरा है, नाकिस है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है। और इसकी वजह क्या है? एक्सपेरिमेंटेशन की इम्पॉर्टेंस पूछी जाती है बेटा कि क्या इम्पॉर्टेंस है। ये किया जाता है, इट इज़ डन टू टेस्ट द सर्टेनिटी ऑफ अ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की सर्टेनिटी, उसकी सच्चाई, उसकी हकीकत समझने के लिए, उसको जांचने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं एक्सपेरिमेंटेशन। मसलन एग्जांपल जैसे मैंने दिए ना कि अगर प्लाज्मोडियम, ये हाइपोथेसिस जैसे बोला था कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, तो आगे से फिर हमने डिडक्शन निकाली कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है तो ये सारे के सारे जो मलेरिया के पेशेंट्स हैं उनमें प्लाज्मोडियम होना चाहिए। लेकिन हम इसको टेस्ट करते हैं, फिर हम सारे जितने भी मलेरिया के पेशेंट थे, हमारे पास मसलन 100 का ग्रुप आ गया, हम 100 के 100 का ब्लड टेस्ट करेंगे और देखेंगे आया कि किसी एक में भी वो, फिर आपने वहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में भी देखना है, वो अलग एक सिचुएशन होगी। तो आपको मैक्सिमम जो है ऐसे पेशेंट जो मिलेंगे उनके सब के सब जो हैं ब्लड सैंपल, उनमें आपको प्लाज्मोडियम मिलेगा। तो ये हमने एक्सपेरिमेंटेशन के ज़रिए से हाइपोथेसिस देखा कि वो दुरुस्त था या नहीं था, ये चीज़ें देखी हैं। उसके बाद हमने रिगरस टेस्ट, यानी रिगरस का मतलब है बहुत ज़्यादा टेस्ट किए जाते हैं, बार बार टेस्ट किया जाता है कि कोई ना कोई ऐसा ना हो कि प्रोबेबिलिटी होती है, यानी कि किसी और इवेंट की भी किसी और कोई और भी चांस होते हैं। तो बेसिकली इतनी ज़्यादा टेस्टिंग करने का मकसद ये होता है कि जो हाइपोथेसिस थोड़ी एक्सपेरिमेंटेशन से दुरुस्त साबित हुआ है, ऐसा ना हो कि ज़्यादा लेवल पे, बड़े पैमाने पे एक्सपेरिमेंटेशन करने से वो गलत साबित हो जाए। तो बेसिक रीज़न ये होती है। अब आगे हमारे पास ये क्वेश्चन है जी, कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट्स। बेटा याद रखें, दो तरह के सवाल हैं।
एक है व्हाट इज़ कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट्स और दूसरा है डिफरेंशिएट बिटवीन कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट आपके जो ब्लू पैराग्राफ में वो कंप्लीट बताया हुआ है, बेशक वो सारा बता दें, लेकिन डिफरेंस आए तो मैंने लिख दिया, ऐसे करके लिखना है। कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट्स क्या होता है, इसको बहुत अच्छे से समझना है बेटा। साइंस में कोई भी तजर्बा किया जाता है, कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो वो एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट होता है। उसमें दो ग्रुप इस्तेमाल किए जाते हैं, एक होता है कंट्रोल ग्रुप और एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप में कोई ना कोई एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में कोई ना कोई कमी किसी चीज़ की होती है, कोई उसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होती है। अगर वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है तो हो सकता है उसमें कोई बीमारी हो, जबकि कंट्रोल ग्रुप जो है मुकम्मल तौर पर उसे तमाम सहूलियात मिली होती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के केस में उसे कोई डिजीज़ नहीं होती है। ऐसा कंट्रोल ग्रुप होता है। तो उनको आपस में कंपेयर करके आप जो चीज़ जांचना चाह रहे हैं वो उसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो ग्रुप जी, कंट्रोल ग्रुप द ग्रुप दैट इज़ नॉट फेसिंग एनी प्रॉब्लम और डिजीज़, क्योंकि हम बायोलॉजी की बात करें तो हम डिजीज़ यानी कि क्योंकि होनी तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो है जिसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है, यानी वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है या उसको डिजीज़ है। एग्जाम्पल में मैंने यहाँ डिजीज़ के हवाले से लिखा है, अ ग्रुप ऑफ 100 हेल्दी पर्सन, 100 लोग हैं जिनको कोई बीमारी नहीं है, जबकि मलेरियल पेशेंट का जो एक 100 पेशेंट्स का जो ग्रुप होगा वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा। अब यहाँ पे एग्जांपल है जो आपकी बुक में लिखी हुई है, हम ये देखना चाह रहे हैं कि आया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, नेसेसरी है या नहीं है। हमने दो ग्रुप बना दिए, एक ग्रुप प्लांट का जिसको हमने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड की, यानी दैट इज़ नॉट फेसिंग एनी प्रॉब्लम, उसको फैसिलिटी दे दी है। दूसरा ग्रुप हमारे पास है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हमने ऐड नहीं की, उसको वो नहीं प्रोवाइड की, यानी कि दैट ग्रुप इज़ फेसिंग अ प्रॉब्लम, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की शॉर्टेज उसको है, तो वो है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जिसको दी वो कंट्रोल ग्रुप। अगर कंट्रोल ग्रुप में तो फोटोसिंथेसिस हो गई, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की गैर मौजूदगी में एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में फोटोसिंथेसिस हो जाए तो हम ये नतीजा अखज़ करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। लेकिन अगर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में कार्बन डाइऑक्साइड की गैर मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो हम ये नतीजा अखज़ करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नेसेसरी फॉर दी फोटोसिंथेसिस। और इस केस में मलेरियल पेशेंट वाले केस में हम देखते हैं कि 100 हेल्दी पर्सन हैं, उनके ब्लड में हमें कोई भी प्लाज्मोडियम नज़र नहीं आता, जबकि इनमें हमें प्लाज्मोडियम, सारे के सारे जो पेशेंट्स हैं उनमें प्लाज्मोडियम नज़र आता है, यानी कि इस तरह की ये सिचुएशन आ सकती है। फिर हमारे पास है जी समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट्स को समराइज़ करना। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये सारे स्टेप ही इंपॉर्टेंट है लेकिन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, रिज़ल्ट्स को समराइज़ करना। अगर एक मैस सा बना हो, कोई ज़्यादा अच्छा जो ऑब्जर्वेशंस थी, जो डिजिट्स थे, जो न्यूमेरिकल्स थे, जो भी यानी कि चीज़ें इकट्ठी की हुई हैं, डाटा इकट्ठा किया हुआ है, अगर वो पलंदा सा बना हुआ है तो खुद वो जो तजर्बा करने वाला शख्स है, एक्सपेरिमेंटर है, वो खुद उसमें कंफ्यूज हो जाएगा, वो लोगों को कन्वे नहीं कर पाएगा, लोगों को बता नहीं पाएगा, तो उसका सारे का सारा जो उसकी जो मेहनत है, एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो रायगा जाएंगे। तो समराइज़ करना पड़ता है उनको, और समराइज़ करते हुए हमें मैथ के असूलों का सहारा लेना पड़ता है, जहाँ पे हमने पढ़ा भी था बायोमेट्री जो या बायोमैथमेटिक्स, इंटरडिसिप्लिनरी साइंस जो आपने पढ़ी। तो समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स जो है ये क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस को, यानी रिजल्ट्स फ्रॉम क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन आर ऑर्गेनाइज्ड एंड समराइज्ड यूजिंग स्टैटिस्टिकल टूल्स, यानी स्टैटिस्टिकल टूल यानी मैथ के असूलों को आपने इस्तेमाल करके, शुमारियात के असूलों को इस्तेमाल करके आपने उनको ऑर्गेनाइज़ किया है, एक जगह इकट्ठा किया है। और वो कैसे करते हैं, रेशो, प्रोपोर्शन और एवरेज वगैरह, यानी कि ये टूल्स, ये चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। और फिर जो रिज़ल्ट समराइज़ किए जाते हैं वो समराइज़ किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स बना लिए, ग्राफ्स बना लिए, फ्लो चार्ट्स बना लिए, डायग्राम्स बना ली और मैप्स वगैरह बना लिए। तमाम चीज़ें जो हैं रिज़ल्ट्स को ऑर्गेनाइज, सम अप, समराइज़ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे। देन जी हमारे पास लास्ट स्टेप जो कि है रिपोर्टिंग ऑफ रिज़ल्ट्स को रिपोर्ट करना। सारे के सारे स्टेप्स कर लिए एक साइंटिस्ट ने, एक्सपेरिमेंटेशन की, रिज़ल्ट को समराइज़ किया, बहुत अच्छा, उसने बहुत मेहनत की और कामयाब भी हुआ। उसने ज़रा देर कर दी रिज़ल्ट्स को रिपोर्ट करने में, या किया ही नहीं। अब एट अ टाइम वही एक्सपेरिमेंट हो सकता है कोई और साइंटिस्ट कर ले, हो सकता है उसका काम चुरा लिया जाए,
तो वो काम जो है ऑटोमेटिकली वो किसी और के नाम जाएगा, वो शख्स उससे फ़ायदा हासिल नहीं कर सकता, ना ही उसके काम से दूसरे लोग फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो रिज़ल्ट की रिपोर्टिंग एक इसेंशियल स्टेप है कि रिज़ल्ट्स को अगर रिपोर्ट इंटरनेशनली किया जाए, नेशनली किया जाए, तो उसका फ़ायदा ऑटोमेटिकली उस एक्सपेरिमेंटर को भी होता है, फेम के हिसाब से भी, और बाज़ औक़ात नोबेल प्राइज़ ETC इस तरह के प्राइज़ भी मिल सकते हैं। और देन उसको जो उसके काम का फ़ायदा है वो लोगों को भी हो सकता है, वो उससे भी मज़ीद रिसर्च जो है बाकी साइंटिस्ट भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मसलन आपके बहुत सारे ऐसे जो मॉडल्स या थियोरीज़ वगैरह आप पढ़ते हैं, वो थियोरीज़ जो हैं किसी और साइंटिस्ट ने दी होती हैं और आपको नाम किसी और के ज़रिए से यहाँ मिल रही होती है लिटरेचर में, लेकिन बेसिकली वो काम कहीं ना कहीं चुराया भी होता है। ये 2-3 ऐसे जो हैं वाक़यात वाज़े तौर पे मिलते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं बताता हूँ जी, ये बहुत इसेंशियल स्टेप है। फाइंडिंग्स जो होती हैं या रिसर्चेस जो हैं, ये बेटा पब्लिश की जाती हैं साइंटिफिक जर्नल्स में, जर्नल रिसाले वगैरह को कहते हैं, मैगज़ीन्स वगैरह या न्यूज़पेपर या बुक्स वगैरह में ये पब्लिश की जाती हैं। जो साइंटिफिक जर्नल्स होते हैं, जर्नल्स या न्यूज़पेपर्स हैं, मैगज़ीन्स हैं, उनमें पब्लिश किया जाएगा। उसके अलावा अब तो डिजिटल भी आ गया है, यानी कि डिजिटल मीडिया के ज़रिए से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए से लोगों तक आसानी से पहुँचाया जा सकता है। डिबेट्स आर हेल्ड एट यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस एंड इंटरनेशनल सेमिनार्स। इंटरनेशनल या नेशनल सेमिनार होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के, वहाँ डिबेट की जाती हैं, वहाँ लोगों को प्रेजेंटेशंस दी जाती हैं, समझाया जाता है इसके मुतालिक। और ये प्रेजेंटेशन बेसिकली तब तक प्रेजेंटेशन में क्वेश्चन भी होते हैं, डिबेट्स होती हैं, लोग उसके बारे में पूछते हैं आपने कैसे किए है, लोगों को इसके बारे में मुकम्मल ब्रीफिंग दी जाती है, फिर जाके मुकम्मल तौर पे वो आपका काम जो है लोगों के सामने इंटरनेशनली या नेशनली पब्लिश होता है। तो ये रिपोर्टिंग ऑफ रिज़ल्ट्स एक अहम स्टेप है हमारे बायोलॉजिकल मेथड का। कल इंशाल्लाह हम मलेरिया वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो हमारी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की आपकी बुक में एक एग्जांपल दी हुई है इंशाल्लाह।